हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। और हम लोग बात करने वाले हैं अपने ही पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के बारे में। वहाँ पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू हो गया है। अब ये मामला हाल ही में दिखाई दिया है कि वहाँ पे एक बच्ची थी जिसको बम से अटैक किया गया, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से और ही ज़्यादा यहाँ पे तनाव बढ़ गया और तनाव बढ़ने के कारण बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट फिर शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मणिपुर आपको दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। यह पहली बार नहीं है कि मणिपुर जो है आग में जुलझ रहा है, या ऐसा नहीं है कि पहली बार वहाँ पे मणिपुर में ये सारी चीज़ें जो है आपको देखते हुए नज़र आ रही हैं। इससे पहले 2023 में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, और वहाँ पे मुख्य रूप से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था वह मैती और कुकी जो जनजाति है वहाँ पे, खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस से रिलेटेड बात शुरू हुई थी। और वह बात इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं, हिंसात्मक प्रोटेस्ट में बदल गई। और एक तरह से कहा जाए कि देखिए, जैसे संविधान जो है वो तो आंदोलन करने की शक्ति आपको देता है, शक्ति का मतलब आंदोलन करने का आपको अधिकार तो देता है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं देता है। हिंसा पूर्वक हड़ताल करना, हिंसा पूर्वक आंदोलन करने का अधिकार कोई भी विधि, कोई भी संविधान नहीं देता है, खास करके भारत के संविधान भी नहीं देता है। लेकिन उसमें शुरुआत जो हुई थी 2023 में, आपने देखा था कैकी जो मैती जो जनजाति थी और कुकी जो जनजाति थी उससे रिलेटेड वह कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था एसटी के दर्जा से रिलेटेड। और वहाँ से बढ़ते बढ़ते वहाँ पे कितने बड़े लेवल पे हिंसा हुआ था, जिसमें बहुत सारी जो बच्चियाँ थीं, महिलाएं थीं, उनको निशाना बनाया जाए। अच्छा देखिए, समाज का कितना एक भद्दा रूप दिखाई देता है कि अगर कहीं भी कुछ कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सबसे पहले अगर कोई घिसता है या किसी को घिसाया जाता है तो वह है महिलाएं। कारण है कि महिलाओं को कमज़ोर समझ के और उन पे जो है एक तरह से वस्तु की तरह इस्तेमाल करने के लिए सारी चीज़ें आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगी। हालांकि उसके बाद से वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन भी लगा था। अभी आपने देखा था, आपको पता भी होगा, आर्टिकल जो है मुख्य रूप से प्रावधान करता है भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 तक में आपको दिखाई देगा कि वित्तीय आपातकाल से लेके, राष्ट्रीय आपातकाल से लेके और राष्ट्रपति शासन से लेके ये सारी चीज़ें आपको संविधान में दी हुई नजर आएंगी। उसी को लेके आपको ये भी दिखाई देगा कि आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए वहाँ पे क्या किया गया था, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन में क्या मौलिक अधिकार लोगों का छीन लिया जाता है, क्या फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जाता है? तो ऐसा चीज़ नहीं है। राष्ट्रपति शासन में किसी भी नागरिक का, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन या मौलिक अधिकार को वापस नहीं लिया जाता है, बशर्ते वहाँ की जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका को भंग कर दिया जाता है। वहाँ की विधायिका को भी भंग कर दिया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि भंग हो ही सकता है, लेकिन कार्यपालिका तो एग्जैक्ट रूप से भंग हो जाती है, अर्थात मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो। लेकिन वही राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो इसके ठीक विपरीत होता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है, जिसमें एक राज्य या एक से अधिक राज्य या पूरे भारत पर भी लगाया जा सकता है आर्टिकल 352 का प्रयोग करके। और अभी तक आपको ये भी पता होगा कि 3 बार भारत में आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। एक 1962 में और 2 जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार में लगा हुआ था। उसमें आपको ये भी नजर आएगा कि जैसे ही आर्टिकल 352 आता है, अर्थात जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, 3 आधार पे होता है। तीसरा आधार 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसमें बदला गया, जिसमें था जो है मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि उसके जगह पे बदल के सशस्त्र विद्रोह जो है वो उसको रखा गया है ना। तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो उस समय जो विधायिका होती है या उस समय कार्यपालिका जो होती है राज्यों की, वह मुख्य रूप से भंग नहीं होती है, लेकिन जो नागरिकों अथवा व्यक्तियों का मूल अधिकार होता है उसको स्थगित कर दिया जाता है। अब उसमें मेंशन है, जैसे जैसे 352 लगता है 358 ऑटोमेटिक आ जाता है। अब 358 जो आता है वो भी बाह्य और आक्रमण या युद्ध के कारण ही आता है, ऐसे नहीं आता है। तो 358 जब आता है तो आर्टिकल 19 में दी गई जो स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार की जो स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका मुख्य रूप से लोप कर दिया जाता है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। और
आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति जो है जिस आर्टिकल को मेंशन करते हैं, आर्टिकल 20-21 को छोड़ के उसको निलंबित किया जाता है, अन्यथा नहीं निलंबित किया जाता है। यह प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल में लगता है लेकिन राष्ट्रपति शासन में नहीं लगता है। अब बात आती है कि ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था और कन्फ्लिक्ट हुआ तो वहाँ पे अभी कुछ समय पहले राष्ट्रपति शासन भी लगा था, तो राष्ट्रपति शासन लगने से क्या यहाँ की हिंसा समाप्त हो जाएगी? तो पहले तो मुद्दे थे यहाँ पे मुख्य रूप से जो एसटी जो स्टेटस था उसको लेके, दूसरा चीज कि वहाँ की जो सरकार है वह लोक व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही, इस आधार पे जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन उससे क्या हुआ, क्या दूसरी सरकार जब आई तो वहाँ की इस मामलों को समझा पाई, सुलझा पाई? यह सबसे बड़ी मायना जो है वह रखा जाता है। या कोई ऐसी कमेटी का गठन किया गया जो कमेटी ने सुझाव दिया, उसके स्तर पे, वार्ता स्तर पे या सर्वोच्च स्तर पे वार्ता हुई या सुलझाने का मुख्य रूप से एक बड़े लेवल पे प्रयास किया गया? तो अगर ऐसा किया जाता तो ये शायद ऐसी चीज़ें फिर दोबारा दिखाई नहीं देती। वो अलग चीज़ है कि मतलब ये भी हो सकता है कि कोई बाहरी जो एनजीओज हो गए या बाहरी विदेशी जो देश हो गए उनका भी हाथ हो सकता है, उनके एजेंटों का हाथ हो सकता है, वो अलग चीज़ है। वह राष्ट्रीय जांच का विषय है, राष्ट्रीय एजेंसी जांच एजेंसियाँ जो है वो जांच करती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि विगत 4 सालों में, 4 या 3 सालों में, 2023 से शुरू हुआ था मामला, फिर बीच में बंद हुआ था, यह फिर से यह लड़कियों का जो निशाना बनाया गया है, इन पे बमबारी की गई है, जलाया गया है, यह कहाँ तक उचित है और क्यों ऐसा फिर से दोबारा हो गया? कितने बड़े लेवल पर यहाँ पे सरकार जो है फेलोर पे या निचले पायदान पे नज़र आते हुए नज़र आ रही है। तो वही चीज़ें हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कोई नया प्रोटेस्ट नहीं है, ये वही प्रोटेस्ट है जिसका आग अभी तक बुझा नहीं थी, उसकी चिंगारी बाकी थी और वही चिंगारी ने फिर दोबारा जो है गर्मी के दिनों में क्या कर लिया, आग पकड़ने का काम किया। उसका कारण भी है क्योंकि सुलझाने के लिए जो स्टेटस दिया जा रहा था, इवन जो विधायिका को मतलब वो कर दिया गया, कार्यपालिका को मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगाए कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे सुलझाने वाला कोई उचित प्रबंध अगर किया जाता, वह अलग चीज़ है कि जो सैन्य आर्म फोर्स की जो टुकड़ियाँ हैं वहाँ पे उतरी हुई हैं, वह उसमें भी आपको दिखाई देगा कि वह कैसे वहाँ पे बर्ताव चल रहा था, वो सारी चीज़ें अलग है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। मणिपुर ऑन एज अगेन आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर चिल्ड्रंस डेथ टर्न वायलेंट, हिंसा शुरू हो गया, 5 दिन शटडाउन हुई इसमें पे, मतलब बंद का यहाँ पे आयोजन किया गया है। अब ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो बाहरी जो देश हैं उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। और एक तरह से आपको दिखाई देगा कि जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर भी आपका इम्पैक्ट जो है वह कम होता हुआ नज़र आएगा। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत, या जो बार बार बांग्लादेश जो है कहता है, आपको दिखाई देगा कि यह जो है भारत का हिस्सा नहीं है, इस तरह का, या चाइना का भी अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम लगाता रहता है। इस तरह से विदेशी देशों का मौका, इसमें घुसने का मौका मिलता है। ठीक है, तो यह किस तरह से इसको और सुलझाया जा सकता है? 7 अप्रैल 2026 को बिष्णुपुर जिले में ट्रोंगला ओबी गांव में एक आदिवासी या आवासीय घर पे बम, रॉकेट या प्रक्षेपास्त्र से हमला हुआ। अब इसमें 2 बच्चे, एक 5 वर्षीय का लड़का, एक 6 महीने की जो बच्ची थी, उनका मौत हो गया। देखिए कितनी यह मतलब शर्मसार करने वाली घटना है। और उसमें उसकी माँ घायल हो गई। जब वो सो रहे थे तब ऐसा कृत्य किया गया। अधिकारी और स्थानीय समुदाय ने शुरू में विस्फोट का आरोप संदिग्ध आतंकवादियों पर लगाया था कि आतंकवादी घटना हो सकती है, मिलिटेंट्स हो सकते हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि कुकी जो सशस्त्र समूहों की कथित संलिप्तता की ओर इशारा किया गया था। हालांकि अपराधियों की औपचारिक पहचान अभी चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं कि कौन वो लोग थे जो इतने निर्दयतापूर्व से और इतने घृणित कार्य करने के लिए तत्पर हो गए थे। उसकी जांच चल रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा ये जांच किया जा रहा है। विस्फोट के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो मुख्य रूप से इसमें दिखाया गया है। 5 दिन के बंद की भी घोषणा की गई है मणिपुर में, यानी बच्चों की मौत के विरोध में नागरिक समाज और समूह के लोग या स्थानीय संगठन के लोग देखा जाए तो वह इकट्ठा होके, और मुख्य रूप से उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है पैबिस और ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन उस शामिल है। उसने मणिपुर की घाटी के सभी जिलों को 5 दिनों के पूर्ण बंद की यहाँ पे घोषणा करने की बात की गई है ना। सामान्य जीवन यहाँ से बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बाजार, दुकानें बंद हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद है। अब यहाँ पर देखेंगे कितने बड़े लेवल पे मानव जन अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन की यहाँ पर क्या हो रही है, एक तरह से आपको दिखाई देगा कि हानि होते हुए दिखाई देगी बड़े लेवल पे। बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पे दिखाई देगी। रात्रिकालीन विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। सुरक्षा बलों के साथ भी झड़पें लोग कर रहे हैं, लाजमी है करेंगे, है ना।
देखिए मरता क्या नहीं करता, सीधी बात है। अगर किसी के घर के परिवार के ऊपर कोई चीज़ होता है तो वही समझता है कि वो सारी चीज़ें, हम आएंगे दूसरा कोई आएगा, आके 2-4 बात बोलेगा, कहेगा, चला जाएगा, डिस्कशन कर लेगा, अलग चीज़ है। लेकिन वास्तव में संदिग्ध चीज़ ये है कि वास्तव में क्या ऐसी प्रवृत्तियाँ थी, क्या ऐसी चीज़ें थी, कौन ऐसे लोग थे जो इतने बड़े आतंकवादियों जैसे कृत्य करने के लिए आतुर थे, और वो भी एक छोटे से बच्चों से, 6 माह की जो बच्ची है उससे, 1-2 साल का लड़का है उससे, एक झोपड़ी में रह रही जो आदिवासी महिला है, जो मुख्य रूप से अपने बच्चों के साथ सो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे हमला करके तुमको क्या मिलेगा। कितनी मतलब नीचता का ये सोच था। तो इसकी जांच बिल्कुल की जानी चाहिए, और बड़े लेवल पे जांच करके, और तब जो लोग इसमें संलिप्त हो, चाहे कोई भी व्यक्ति संलिप्त हो, उसको जल्द से जल्द जो है सजा देनी चाहिए अच्छी तरह से, ताकि सबक मिले, फिर कोई दोबारा ऐसा कोई कृत्य कार्य न करे। तो सरकार और सुरक्षा प्रतिक्रिया में मणिपुर राज्य सरकार सुरक्षा एजेंसी ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन वो तो अलग बात है कि लोग वहाँ पे भाई भड़केंगे, सीधी बात है। भड़कने के लिए ही हो सकता है कोई ऐसा भी मतलब वर्ग हो जो भड़काने के लिए, हिंसा को और उग्र करने के लिए ऐसा चीज़ें किया हो, आग में घी डालने का काम किया हो, ताकि और यह मतलब स्पीड पकड़े और इसके बदले में, इसके आड़ में कोई और चीज़ किया जाए, ये भी हो सकता है। ये सब जांच का विषय है, जो जांच एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं, और मुझे आशा है कि जल्द ही जांच एजेंसी जो है वो अपने परिणाम तक जरूर पहुंचेंगी, और वह जो दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।